शान्ति। हर हर महादेव नमस्ते। इस गहन विश्लेषण में जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज का विषय ना बहुत ही खास है। मतलब हम भारतीय वास्तुकला के सफर पर बात करने वाले हैं, प्राचीन भारत से लेकर बिल्कुल आधुनिक काल तक। हाँ, और ये सफर सच में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि देखिए प्राचीन समय में इंसान ने घर सिर्फ सुरक्षा के लिए बनाए थे, मतलब मौसम की मार या जंगली जानवरों से बचने के लिए। बिल्कुल, एकदम बुनियादी जरूरतों के लिए। सही कहा। और वहीं से वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर की असली शुरुआत हुई थी। तो आज हम सिर्फ ईंट और पत्थरों के बोरिंग ढांचे डिस्कस नहीं करेंगे। उत्साह के साथ कहूं तो आज हम ये समझेंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही वो स्मार्ट सिटी वाला कॉन्सेप्ट असल जिंदगी में उतार दिया था। एकदम सही। पर आगे बढ़ने से पहले ना हमें वास्तुकला और मूर्तिकला के बीच का जो मूल अंतर है उसे साफ कर लेना चाहिए। ये चर्चा की नींव रखने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, दोनों में क्या खास फर्क होता है? देखिए, वास्तुकला सीधे तौर पर भवनों के निर्माण से जुड़ी है। इसमें गणित है, इंजीनियरिंग है। मतलब गुरुत्वाकर्षण और वजन झेलने का पूरा हिसाब रखना पड़ता होगा। बिल्कुल। और इसमें एक साथ कई सामग्रियां इस्तेमाल होती हैं, जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु। उदाहरण के लिए ताजमहल को ही ले लीजिए। हाँ, वो तो वास्तुकला की एक बहुत बड़ी मिसाल है। और वहीं दूसरी तरफ मूर्तिकला मुख्य रूप से कला, कल्पना और सौंदर्य तक सीमित है। इसमें आमतौर पर किसी एक ही सामग्री को तराशा जाता है, जैसे कि नटराज की मूर्ति। तो क्या हम वास्तुकला को स्थान का विज्ञान कह सकते हैं, मतलब साइंस ऑफ स्पेस, और मूर्तिकला को आकार की कविता यानी पोएट्री ऑफ फॉर्म? अरे वाह, ये बहुत ही सटीक और खूबसूरत तुलना है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तो अब इस वास्तुकला के विकास पर आते हैं। ये सफर आगे कैसे बढ़ा? दरअसल भारतीय वास्तुकला का विकास ना एकदम निरंतर हुआ है। विदेशी आक्रमणों और अलग-अलग क्षेत्रीय शैलियों के मिलन से इसका स्वरूप लगातार बदलता रहा। मतलब अलग-अलग संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता रहा। बिल्कुल। अगर हम इसे आसानी से समझें तो जानकारी को 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राचीन भारत, जिसमें वो हड़प्पाई, मौर्यकालीन, मौर्योत्तर और गुप्तकालीन कला आती है। हाँ, और दक्षिण भारतीय कला भी उसी प्राचीन काल का हिस्सा है। फिर दूसरा आता है मध्यकालीन भारत, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की इमारतें शामिल हैं। और तीसरा आधुनिक भारत होगा। एकदम सही, जिसमें अंग्रेजों के समय की इंडो गॉथिक शैली और नई आधुनिक शैली आ जाती है। पर मैं चाहता हूं कि हम चर्चा को सबसे दिलचस्प पड़ाव की ओर मोड़ें, मतलब वो प्राचीन भारत की हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हाँ, वो सभ्यता जिसका विकास सिंधु नदी के उपजाऊ किनारों पर हुआ था। और बाद में इसका विस्तार उत्तर पश्चिम भारत तक बहुत बड़े पैमाने पर हो गया था। और यहाँ ना ये विषय और भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि उनकी नगर नियोजन, या जिसे हम टाउन प्लानिंग कहते हैं, उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। उनके शहर ग्रिड प्रणाली यानी एक जाल जैसी योजना में बसे हुए थे। सच में ये एक प्राचीन मास्टर क्लास था। मतलब सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल सटीक समकोण पर काटती थी, एकदम 90 डिग्री के एंगल पर। बिल्कुल। और शहरों का जो लेआउट था ना, वो मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ था। एक ऊंचा भाग था और एक निचला। हाँ, ऊंचे भाग को गढ़ या सिटाडेल कहते थे। हाँ। और दूसरा था निचला नगर, जहाँ आम आबादी रहती थी। अब अगर हम मकानों की बनावट पर गौर करें तो वो मुझे बहुत हैरान करता है। वो पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल। हाँ, पकी हुई ईंटें तो थीं, पर सबसे हैरान करने वाली बात दरवाजों की थी। घरों के मुख्य दरवाजे अक्सर पीछे की गलियों की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क पर नहीं। एकदम सही पकड़ा। वो प्राइवेसी को लेकर बहुत सचेत थे। ये तो बिल्कुल आज के प्राइवेसी नियमों जैसा लगता है। मतलब मुख्य सड़क की धूल मिट्टी और शोर से बचने का कितना स्मार्ट तरीका था, है ना? और हर घर का डिजाइन भी बहुत सोच समझकर बनाया गया था। हर घर में खुला आंगन, कई कमरे, रसोई और अपना एक स्नान घर होता था। और मैंने पढ़ा है कि कुछ बड़े घरों में तो पानी के लिए अपने निजी कुएं भी मिले हैं। हाँ, बिल्कुल मिले हैं। अब घरों की बनावट से ना मेरे दिमाग में साफ सफाई को लेकर एक सवाल उठ रहा है। बताइए, क्या सवाल है? मतलब इतने बड़े शहर में जहां हर घर में स्नानघर है, वहां साफ सफाई और गंदे पानी को निकालने का क्या प्रबंध था? यहाँ सबसे आकर्षक बात सामने आती है हड़प्पा की उन्नत जल निकासी प्रणाली, यानी उनका एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। वो कैसे काम करता था? हर घर से एक पक्की नाली जुड़ी होती थी
जो गली की मुख्य नाली में जाकर मिलती थी। और क्या वो नालियां आज की तरह खुली रहती थी? बिल्कुल नहीं, सड़कों की मुख्य नालियां ईंटों या बड़े पत्थरों से पूरी तरह ढकी हुई होती थीं। गंदे पानी को शहर से बाहर निकालने का बहुत ही साइंटिफिक प्रबंध था। क्या बात कर रही हैं? मतलब साफ सफाई पर इतना ज्यादा जोर? हाँ, ये प्राचीन समय की सबसे उन्नत व्यवस्था थी जो स्वच्छता को सबसे ऊपर रखती थी। साफ सफाई की बात हो और मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। द ग्रेट बाथ, हाँ, वो तो सभ्यता का एक बहुत ही प्रमुख सार्वजनिक भवन था। इसका उपयोग शायद सार्वजनिक स्नान या किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता होगा, है ना? सही कहा। और सबसे खास बात ये थी कि इसके चारों ओर कपड़े बदलने के लिए कमरे बने हुए थे। और कुंड में पानी भरने और फिर गंदा पानी निकालने की व्यवस्था भी अत्यधिक वैज्ञानिक थी। बिल्कुल। और सिर्फ पानी ही नहीं, अनाज के भंडारण की व्यवस्था भी कमाल की थी। उनके अन्नागार या ग्रैनरीज बहुत ही सुरक्षित तरीके से बनाए गए थे। अन्नागार मतलब अनाज रखने के बड़े गोदाम। हाँ, और इनके निर्माण में जो पकी हुई ईंटें इस्तेमाल हुई ना, उनके बारे में एक बहुत ही खास बात है। क्या बात? उन सभी ईंटों का आकार और अनुपात लगभग एक समान था। मतलब पूरी सभ्यता में ईंटों का स्टैंडर्डाइजेशन था। सच में बिना किसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इतना मानकीकरण, ये तो गजब है। बिल्कुल गजब है। तो क्या ये लोग सिर्फ अच्छे इंजीनियर ही थे? मेरा मतलब है, क्या कला या मूर्ति कला में उनकी कोई रुचि थी? अरे नहीं, कला में भी वे बहुत आगे थे। हड़प्पाई मूर्तिकला इसका बेहतरीन उदाहरण है, जहां उन्होंने धातु यानी कांस्य और पत्थर दोनों का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं क्या? हाँ ना, वो कांस्य से निर्मित नाचती हुई लड़की या डांसिंग गर्ल की मूर्ति बहुत प्रसिद्ध है। और पत्थर वाली कोई मूर्ति? पत्थर से बनी पुजारी राजा यानी प्रीस्ट किंग की मूर्ति भी बहुत बेजोड़ है। उसमें जो नक्काशी है वो बहुत बारीक है। तो वास्तुकला और कला तो हो गई। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो अर्थव्यवस्था कैसी थी? अर्थव्यवस्था और व्यापार का तो अत्यधिक महत्व था। गुजरात के लोथल शहर का नाम सुना है आपने? हाँ, लोथल का जिक्र इतिहास में काफी आता है। वहाँ एक कृत्रिम बंदरगाह जिसे डॉकयार्ड कहते हैं, उसके साक्ष्य मिले हैं। कृत्रिम बंदरगाह मतलब उन्होंने खुद एक पोर्ट डिजाइन किया था। बिल्कुल। और ये दर्शाता है कि वे जल मार्ग के जरिए अन्य समकालीन सभ्यताओं के साथ बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे। ये तो पूरा एक विशाल नेटवर्क लगता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में इसके और भी तो प्रमाण मिले हैं ना? हाँ, कई क्षेत्रों में, जैसे हरियाणा के बनावली में बेहतरीन पक्की सड़कें और मकान मिले हैं। और राजस्थान के कालीबंगा में वो कृषि वास्तुकला और खेतों की जुताई के निशान भी तो मिले हैं। सही कहा। और पंजाब के हड़प्पा में व्यवस्थित मिट्टी और ईंट के भवन मिले हैं। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है, अगर हम इस चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो? सार यही है कि हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला भव्य महलों के लिए नहीं थी, बल्कि साफ सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर केंद्रित थी। मतलब उनकी नगर योजना किसी भी समकालीन सभ्यता की तुलना में अत्यधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित थी। बिल्कुल। और यही बात ये सिद्ध करती है कि ये सभ्यता अपने समय से कहीं ज्यादा विस्तृत और विकसित थी। ये सच में बहुत प्रेरणादायक है। हाँ, और यहाँ श्रोताओं के लिए ना एक विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। वो क्या? देखिए, आज हम आधुनिक तकनीक और बड़ी-बड़ी मशीनों के साथ स्मार्ट सिटी बनाने का बहुत दावा करते हैं। हाँ, हर जगह आज यही चर्चा होती है। लेकिन सोचिए, 4000 से भी अधिक साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के हड़प्पा के लोगों ने ईंटों के मानकीकरण और जल निकासी का जो परफेक्ट सिस्टम बनाया था, वो आज भी हमें सच में हैरान कर देता है। बिल्कुल। तो हमें ये सोचना चाहिए कि विकास की इस अंधी दौड़ में क्या हमने शहरी नियोजन का वो प्राचीन और टिकाऊ ज्ञान कहीं खो तो नहीं दिया है? ये बहुत ही गहरा और कड़वा सच है। और क्या हमारी आज की इमारतें 4000 साल बाद हमारा इतिहास बताने के लिए इसी तरह सुरक्षित खड़ी रह पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग को सुन्न कर देता है। हमारी आज की इमारतें तो कुछ दशकों में ही जवाब दे जाती हैं। सही बात है। तो श्रोताओं, इसी महत्वपूर्ण और गहरे विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण का समापन करते हैं। हाँ, इस पे जरूर विचार कीजिएगा। समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।